हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस लेसन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आई एंड आईएफएस के यूनिट 6 के थ्योरी पोर्शन को, जो कि बेस्ड है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। सबसे पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, देन आफ्टर वी विल सी ग्लोबलाइजेशन और इसके एडवोकेसी कौन करते हैं। Then third topic is globalization and its impact on India. Fourth topic is fair globalization and the needs for policy framework. And the fifth topic is globalization in reverse gear. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन दोस्तों रिवर्स गियर में है। क्या थ्रेटेंड री इमरजेंस है प्रोटेक्शनिज्म का, ये प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है ये हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग फाइनली सम अप करेंगे। बिगिनिंग दिस लेसन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर JIB 2023 paid course program. Basically, in this program, what we are providing unit-wise theory PDF, unit-wise MCQs PDF, unit-wise theory videos and unit-wise MCQs videos. As well as we will have a dedicated Telegram channel. हमारे पास Telegram channel है जिसमें मैं डेली बेसिस पे क्विजेस अपलोड करता हूँ। We are covering 4 subjects: RBWM, IEFS, PPB and Accounting and Finance for Banking. So we have 2 plans available. If you want video plus PDF of individual subject, it will cost you rupees 500. And if you want PDF only, this will cost you rupees 200 per subject. And if you want the combination of, if you want a PDF for 4 subjects, then it will cost you 700. And if you want videos plus PDF for 4 subjects, it will cost you 1800. If you are interested to enroll in our paid program, then kindly WhatsApp me on this number. Number is shown on the screen. Now let's continue our today's session. Friends, सबसे पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन बेसिकली? तो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग नेशन, यानी जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक इंटीग्रेशन होता है, उसमें बढ़ावा होना है, ठीक है, उसमें राइज होना, तो इसे ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना है, बहुत पुराना है। आप इसको 18th सेंचुरी से ही ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 18th सेंचुरी। तो जो वर्ल्ड वार 1 था, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वार 2 आया, तो ये सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से लोग दूर भागे, राइट। वर्ल्ड वार के कारण जो है ग्लोबलाइजेशन से रिट्रीट किए लोग और बहुत सारा ऑब्स्टेकल रेज हुआ इन सभी वर्ल्ड वार के कारण। ट्रेड ऑब्स्टेकल, क्योंकि बेसिकली हम लोग डील किससे कर रहे हैं? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। और ट्रेड ट्रेड जो है, व्यापार जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इससे रिलेटेड है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। तो इस वर्ल्ड वार के कारण, और जो मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वार, बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ट्रेड ऑब्स्टिकल वेयर रेज्ड। मतलब ट्रेड एक ऐसा सेगमेंट था जो कि बहुत ही ड्रास्टिकली उस पर इफेक्ट पड़ा था। लेकिन 1980s में दोस्तों, ये तो आपको मैंने वर्ल्ड वार के समय का बताया, आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का कैसा हिस्ट्री रहा है। 1980s में क्या हुआ दोस्तों कि OECD, ठीक है, एक याद रखिएगा नाम, OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि इस टर्म को फिर से पॉपुलराइज किया। मतलब 18th सेंचुरी में ही ये टर्म आया था, लेकिन वर्ल्ड वार के कारण, ग्रेट डिप्रेशन के कारण ये इसका जो सिग्निफिकेंस था वो लूज होते जा रहा था। ट्रेड बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। लेकिन 1980s में OECD ने दोबारा इस टर्म को पॉपुलराइज किया, ठीक है। तो आप देखिए WTO कैसे ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करती है। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करती है WTO एज द डेवलपमेंट टुवर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब डेवलपमेंट है किसके प्रति? अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका फ्लो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। केवल गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं, कैपिटल का भी फ्लो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, लेबर फोर्स का भी फ्लो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। तो यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, क्रॉस बॉर्डर फ्लो, दो नेशन के बीच में फ्लो हो, किसका गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का और लेबर फोर्स का, तो इसे ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये फॉर्मली इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारा 1991 से 1992 वाला फेज था। और आपको पता होगा ना, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे भारत में ये ग्लोबलाइजेशन कब आया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ आया था 1991 से 1992। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस बता दिया कि 1980s में ये फिर से सिग्निफिकेंस में आया, राइट। OECD ने इसे हेल्प किया टू गेन सिग्निफिकेंस। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और भारत की बात करें तो 1991 से 1992 में जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसमें ग्लोबलाइजेशन को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया।
सो आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। नाउ अब दोस्तों ग्लोबलाइजेशन और इसके एडवोकेसी की बात करते हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब ये होता है कि वर्ल्ड के जो इकोनॉमीज है, वर्ल्ड के जो अर्थव्यवस्था है, उसके बीच में इंटरकनेक्शन बढ़ना, राइट। कल्चर में इंटरकनेक्शन बढ़ना, इनहेबिटेंट्स में इंटरकनेक्शन बढ़ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है कि आप जो है क्रॉस बॉर्डर फ्लो करवाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर फोर्स का। तो इसीलिए दोस्तों खाली आपका ये नहीं कि खाली इकोनॉमी में ही प्रभाव पड़ेगा, इस पे कल्चर पे भी प्रभाव पड़ता है, इसके इनहेबिटेंट्स पे भी प्रभाव करता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होता है, फ्लो इन्वेस्टमेंट का भी फ्लो होता है, पीपल का भी फ्लो होता है, राइट। लेबर फोर्स पीपल ही तो है, और नॉलेज का भी फ्लो होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नेशन से, ठीक है, कि जब कंट्री ग्लोबलाइज करते हैं, ये एविडेंस है दोस्तों, जब भी कंट्री ग्लोबलाइज करते हैं तो उनके जो सिटीजन्स हैं, उनके जो लोग हैं, वो बेनिफिट करते हैं। कैसे बेनिफिट करते हैं? क्योंकि उनके पास एक एक्सपोजर मिलता है ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। उनको अभी तक तो वो लोकल प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि बाहर से दूसरे देश से प्रोडक्ट आ रहा है तो उनको एक्सपोजर मिलता है न्यू गुड्स एंड सर्विसेज का, उनको एक्सपोजर मिलता है रिड्यूस कॉस्ट का। तो समझ रहे क्या क्या फायदा है? कॉस्ट घट जाता है दोस्तों, रिड्यूस कॉस्ट होना, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज होना, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, राइट, हेल्थ बढ़ता है, और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ बून, राइट। ग्लोबलाइजेशन इज अ बून फॉर द सिटीजन of a particular country, because once the transfer of services, local labor forces as well as capitals happen, यदि ऐसा ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर फ्लो होता है तो इससे क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर सिटीजन है, ठीक है, वो उनको हेल्प मिलता है हेल्थ इंप्रूव करने में, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में, कॉस्ट रिड्यूस होता है। सो दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन इज एडवोकेटेड। अब दोस्तों देखिए, इन्वेस्टमेंट, द proliferation of technology, robust institution, effective macroeconomic policies, educated workforce, and the presence of market economy are some of the reasons for globalization wider acceptance। ग्लोबलाइजेशन क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? वाई ग्लोबलाइजेशन इज एक्सेप्टेड वाइडली? व्हाट आर द रीजन? सबसे पहले क्या है कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी आता है, राइट। अब हम मान लीजिए कि अभी हमारे कंट्री में मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता तो जो हमारा लोकल टेक्नोलॉजी, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया बस वही रहता। लेकिन दूसरे ग्लोबलाइजेशन के कारण हम देख पा रहे हैं कि यूएसए में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसको हम लोग अपने कंट्री में ये यूज कर सकते हैं। फिर रोबस्ट इंस्टीट्यूशन होता है, फिर इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी समझते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, एक होता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक में जैसे जो हमारा जैसे जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो दीज आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इसमें जो पॉलिसीज होते हैं दोस्तों, जो कि हम देख पाते हैं कि विदेशों में, दूसरे देश में कैसा पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है, सिमिलरली हम अपने कंट्री में भी अप्लाई करते हैं सेम। हमारे पास एक एजुकेटेड वर्कफोर्स होता है और एक मार्केट इकोनॉमी का प्रेजेंस होता है। मार्केट इकोनॉमी समझते हैं ना, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट के हाथ में हो, राइट। दैट इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, मतलब जिसपे कंट्रोल प्राइवेट का हो। तो ये सभी रीजंस हैं ग्लोबलाइजेशन के वाइडर एक्सेप्टेंस का। तो आपको समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन कौन एडवोकेट कर रहा है, राइट। उसके बाद दोस्तों ये जो फ्रेज है ग्लोबलाइजेशन, इसको मैंने आपको बताया है कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन होता है। तो जो लोग ग्लोबलाइजेशन के प्रोपोनेंट्स हैं वो इस बात को बिलीव करते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है कि वो डेवलप्ड कंट्री के साथ कैचअप कर सके। कैसे कैचअप कर सके? ठीक है, ये भी एक कारण है जिस कारण से ग्लोबलाइजेशन को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो जैसे मान लीजिए कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तो वो यूएसए के साथ कैचअप कर सके। कैसे कैचअप कर सके? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाकर और हाई लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, ज़्यादा जॉब आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जॉब आएगा, राइट। तो ये सभी इनिशिएटिव क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अब जो भी हमारा ट्रेड बैरियर है उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करके। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन ने सोशल जस्टिस को भी इन्हांस किया है वाइडर बेसिस पे। इट हैज आल्सो इन्हांस सोशल जस्टिस ऑन अ वाइडर वर्ल्ड वाइड बेसिस, ठीक है। तो these are the helpful, these are the few advantages of having globalization, and that's why it is advocated। आपको समझ में आ गया क्यों इसे एडवोकेट किया गया है? I told you some advantages। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्लोबलाइजेशन का आना हमारे कंट्री में ये सिग्निफिकेंट चेंजेस ले आया है भारतीय इकोनॉमी में, इकोनॉमी की पॉलिसीज़ में, प्रोडक्शन में, कंज्यूमर बिहेवियर में, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज दिखा है। ठीक है, तो क्या चेंज दिखा है, जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है कल्चर पे भी इन्फ्लुएंस किया है। जैसे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एंट्री हुआ, ठीक है, बहुत सारे एरिया में, इससे क्या हुआ, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है और बढ़ गया। 1991 का जो रिफॉर्म था दोस्तों, आपको पता होगा, 1991 के रिफॉर्म के बाद जो एवरेज ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का, वो बहुत ही हायर था। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ गया। जो एक्सपर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट जो था दोस्तों, हमारा जो निर्यात था, एक्सपोर्ट जो था, वो जो है उसको रिगार्ड किया गया ग्रोथ इंजन। ठीक है, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा ग्रोथ होगा, तो इसको रिगार्ड किया गया ग्रोथ इंजन के रूप में। एक्सपोर्ट वाज रिगार्डेड एज ग्रोथ इंजन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा था लॉन्ग टर्म में। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा हमारी कंट्री पे, कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, और कस्टमर को और भी ऑप्शंस मिले। ग्लोबलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए भी न्यू ऑप्शन को खोल दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक्सपोर्ट को ग्रोथ इंजन माना जा रहा था। ठीक है, इसलिए इंडिया को वो कंसिडर कर सके लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर फॉर फार्म मैकेनाइजेशन। आप देखिए, फार्म जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें फार्म को मैकेनाइज करना है। ठीक है, तो फार्म को मैकेनाइज करना है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने क्या किया कि इसके कारण जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। किस सेक्टर में, फार्म मैकेनाइजेशन के सेक्टर में, कमर्शियल फार्मिंग के सेक्टर में, ताकि वो ग्लोबल मार्केट से compete कर सके। अभी तक क्या था कि हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग को यूज कर रहे थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण हमारा फार्म मैकेनाइज हुआ, राइट। और हम लोग क्या कर सके, फूड प्रोडक्शन में जो है फूड प्रोडक्शन में दोस्तों हम लोग कंपेयर कर सके, राइट। हम लोग फूड प्रोडक्शन में वी कैन कम्पीट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब दोस्तों हम बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन की, और क्या जरूरी है पॉलिसी फ्रेमवर्क की। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नाउ डिस्कस द फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ठीक है, फेयर आपका देखिए, बहुत सारी जो सरकारें हैं उनके बीच में जो आपका अंडरस्टैंडिंग है और जो डायलॉग होता है, ठीक है, बहुत सारे अमंग गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए भारत इंडियन गवर्नमेंट है, चाइना का गवर्नमेंट है, तो इन सभी गवर्नमेंट के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इनके बीच में जो आपका डायलॉग होता है दोस्तों, और मान लीजिए कि कोई संस्था है, उसके कोई दो अलग अलग कंट्री में संस्था है, उनके बीच में जो डायलॉग होता है, ताकि वो कोहेजन को प्रमोट कर सके, टू प्रमोट द सोशल कोहेजन, ये एक की प्रपोजिशन है फेयर ग्लोबलाइजेशन का। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और इस बात को भी ध्यान रखता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो एडवांटेज है वो इक्वली शेयर हो, इसीलिए नाम रखा गया इसका फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब अनफेयर ग्लोबलाइजेशन में आपको बताऊंगा, मतलब आपको ये फेयर ग्लोबलाइजेशन फेयर तब होगा कि जब ग्लोबलाइजेशन का जो एडवांटेज है वो सभी लोगों, सभी कंट्रीज में इक्वली शेयर्ड हो, और ये सभी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। ठीक है, तो वो आपको ने बताया ना कि जो हमारी सरकारें हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, और जो डायलॉग है, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि विद एंड अक्रॉस बाउंड्रीज है, उनके बीच में जो डायलॉग है, अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हम सोशल कोहेजन को प्रमोट कर सकें। ये की प्रपोजिशन है फेयर ग्लोबलाइजेशन का। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव फेयर ग्लोबलाइजेशन का यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में सोशल कोहेजन बढ़े। कोहेजन यानी समझते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोकल पे बात करें, लोकल लेवल पे बात करें, रीजनल लेवल पे बात करें, इफ यू टॉक एट लोकल, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, फेयर ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा है दोस्तों कि लोकल, नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे जो हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन है वो किससे सपोर्ट किया जाएगा, इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी दिस इज सपोर्टेड बाय म्यूचुअल रिइंफोर्सिंग पिलर्स, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये लोकल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा इन सभी पिलर्स के द्वारा। ठीक है, मतलब आधार स्तंभ है इन ये सभी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब दोस्तों जो हमारे साउंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़रूरत है कि वो अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करें, एंटरप्राइज इन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी फिर से देखिए ये टर्म है, मार्केट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट इकोनॉमी, आप समझिए, मतलब जिसपे कंट्रोल जो है, जैसे प्रोडक्शन का कंट्रोल, क्या बनाए, कब बनाए, ये सभी चीज़ का कंट्रोल प्राइवेट के पास है। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर USA, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं।
तो जो साउंड इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ये ज़रूरत है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रमोट करें और इंटरप्राइज प्रमोट करें किसी मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, ये किसका काम है? साउंड इंस्टीट्यूशन का। और ये जो साउंड इंस्टीट्यूशन है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, एक्सेस दे सभी नेशंस को। ठीक है, वाइल ऑल्सो एक्नोलॉजिंग दैट द डाइवर्सिटी ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों ये जो वांट है और नीड है सभी लोगों का, यही कॉर्नर स्टोन है मोर इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन का। मतलब आप सभी को ध्यान में रख के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा दिए किसी को कम दिए, किसी को ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है किसी को कम हो रहा है। दिस इज नॉट कॉल्ड फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि सभी को, सभी कंट्रीज़ को इक्वली में आप डेवलपमेंट, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज है सबको इक्वली मिल रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड रिवर्स गियर। तो दोस्तों जब हमारा इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आया, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा हिट लिया है, ऑलवेज टेकन अ हिट। जैसे मान लीजिए कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रेगुलेशन है ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर को प्रैक्टिस करे ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सके विद इन स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, तो जब भी ग्लोबलाइजेशन, जब भी इकोनॉमिक या जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है तो ग्लोबलाइजेशन में इफेक्ट पड़ा है। और उसी वक्त WTO का रेगुलेशन अलाउ करता है कोई पार्टिकुलर कंट्री अपने ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर को प्रोटेक्ट कर सके, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डिपेंडेंसी घटाते हैं और इंटीग्रेशन को घटाते हैं एमंग पार्टिकुलर यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब अपोजिट हो गया ग्लोबलाइजेशन का। तो ये कब काम में आता है? जब मान लीजिए कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, जैसे ये रसिया यूक्रेन वार हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डी ग्लोबलाइजेशन का काम आता है। इसके द्वारा आप क्या करते हैं कि डिपेंडेंसी और इंटीग्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो डी ग्लोबलाइजेशन है इसे आप हिस्टोरिकल एरा को कैरेक्टराइज कर सकते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो कंट्री के बीच के था वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट लॉ को इनेक्ट करती है तो ऐसे लॉ को लाती है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है या प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल ट्रेड से, तो वो प्रोटेक्शनिज्म में पार्टिसिपेट करिए। आप देखिए नया टर्म आया दोस्तों, क्या टर्म है? आप देखिए इसको भी समझ लीजिए, ये टर्म, ये इससे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए जब भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाती है जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रभाव पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन आता है, तो उसे कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रैक्टिस जिसके द्वारा एक कंट्री अपनी इंडस्ट्रीज को टैक्स से बना देती है फॉरेन गुड्स में, मतलब विदेशी माल पर कर लगाकर अपने देश के उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। राइट, मतलब विदेशी माल पे ज़्यादा वो टैक्स लगा देगी ताकि बाहर से कम माल आए और अपना कंट्री में ज़्यादा माल बने, इसी कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, सो प्रोटेक्शनिज्म ध्यान रखिएगा कि यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब गवर्नमेंट लॉ इनेक्ट करे जो कि ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संरक्षणवाद। तो संरक्षणवाद मतलब क्या हुआ कि हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, विदेश से कम माल ला रहे हैं। कैसे लाएंगे कम? तो हम ऐसा लॉ, हम टैक्स बढ़ा देंगे। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसा लॉ इनेक्ट करती है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, तो मतलब ये प्रोटेक्शनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है वो अटेम्प्ट ये करती हैं कि वो होम प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए नाम रखा गया है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शन किसको? तो होम प्रोड्यूसर को, जो घरेलू प्रोड्यूसर है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर सके और वर्कर को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, तो ये डी ग्लोबलाइजेशन के फेज में होता है। तो अब देखिए दोस्तों, प्रोटेक्शनिज्म का 3 मेन फॉर्म होता है। कौन कौन सा 3 मेन फॉर्म है? टैरिफ, इंपोर्ट कोटास एंड नॉन टैरिफ बैरियर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रोटेक्शनिज्म का 3 मेन फॉर्म होता है, टैरिफ, इंपोर्ट कोटास एंड टैरिफ बैरियर। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ना दोस्तों, प्रोटेक्शनिज्म के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है कि इट रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन ट्रेड, यानी ट्रेड डिक्लाइन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बढ़ेगा क्योंकि हमने तो ग्लोबल कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं ना। प्राइस बढ़ेगा, ट्रेड घटेगा और सब्सिडी का जो प्रोविजन है प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज के लिए वो बढ़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज। जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सब्सिडी का प्रोविजन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये सभी इफेक्ट पड़ता है हमारा प्रोटेक्शनिज्म का। ठीक है, तो प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ट्रेड, प्राइस राइज एंड नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर प्रोटेक्टेड। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि घरेलू उत्पाद करेंगे तो आपको सब्सिडी भी देना पड़ेगा ना। आपने जिस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा है, यदि उसमें कुछ इफ दे डिक्लाइन इन प्रोड्यूसिंग एंड यू हैव टू प्रोवाइड द सब्सिडी। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब दोस्तों इसके बाद कुछ जॉब ऐसे इंडस्ट्रीज में जो है सेव हो सकते हैं, लेकिन दूसरे इंडस्ट्री में जॉब जो है लॉस्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए
हाँ, लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी आज के समय में ग्रेजुअल शिफ्ट इन व्यू पॉइंट टुवर्ड एम्ब्रेसिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, मतलब सभी चाह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को हम एम्ब्रेस करें, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है और ये बहुत सारे इवेंट के कारण हुआ है रिसेंट ईयर में। जैसे आपको मैं कुछ इवेंट का नाम बताऊँ, जैसे ब्रेक्सिट हुआ, विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूएस चाइना डिस्प्यूट, रिसेंट कोविड-19 पैंडेमिक, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये सभी चीज़ के कारण दोस्तों क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया जा रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो हमारा WTO का लिमिटेड रोल है इन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये भी क्रिटिकल रोल प्ले करता है बिहार, मतलब WTO का रोल बहुत ही कम है डिस्प्यूट को सेटल करने में, रोल WTO का बहुत ही कमजोर है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों पॉपुलिज्म का प्रिंसिपल बढ़ा है, ठीक है, कि इट वुड बी बेटर ऑफ परसुइंग इनवर्ड रेदर देन द आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी इन बोथ इकोनॉमीज एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो दिस इनवर्ड लुकिंग सॉवरेन पॉलिसी प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑफरिंग पैकेज टू इनेबल डोमेस्टिक कंपनी टू इंक्रीज देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये जो मैंने आपको बताया ना प्रोटेक्शनिज्म, कि आपका जो अंदर, मतलब आप अपने सॉवरेन पॉलिसी के अंदर देख रहे हैं, आप अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक कंपनीज को पैकेज ऑफर कर रहे हैं ताकि वो अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ा सकें, आप डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं ताकि टू सपोर्ट कंट्री फ्रॉम अनफेयर ट्रेड कंपटीशन फ्रॉम चीपर सप्लायर, क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है कि आप कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अपने घरेलू उत्पाद को प्रमोट कर रही हैं, प्रायोरिटाइज कर रही हैं, उन्हें पैकेज दे रही है कि डोमेस्टिक कंपनीज वो अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ा सके, इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली कर सके, और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रही है ताकि कंट्रीज़ को अनफेयर ट्रेड कॉम्पिटिशन से सपोर्ट कर सकें। ये क्लियरली शो कर रहा है कि क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एक बार जस्ट रिकॉल, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ना, कल्चर बढ़ना, फिर इनहेबिटेंट, ताकि क्यों ऐसा बढ़ता है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, और फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोपोनेंट है वो इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है कि वो डेवलप कंट्री के साथ कैचअप कर सके, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाकर। ग्लोबलाइजेशन का जो एडवेंट हुआ वो बहुत ही चेंजेस ले आया इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, प्रोडक्शन में, और कंज्यूमर बिहेवियर में। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया पे यदि देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर आया, और बहुत सारे ऑप्शंस आए कस्टमर के लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का इंपॉर्टेंस और गवर्नमेंट के बीच के डायलॉग और विद इन अक्रॉस बाउंड्रीज, ताकि सोशल कोहेजन को प्रमोट कर सकें, यही है फेयर ग्लोबलाइजेशन। फिर मैंने आपको बताया कि लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है इंटर डिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि आप डिपेंडेंसी घटा रहे हैं या इंटीग्रेशन घटा रहे हैं, ठीक है, किसी यूनिट्स के बीच में, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसे कहते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। जब हमारा इकोनॉमिक या जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा हिट लिया है। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों कि WTA का जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट को अलाउ करती है टू प्रैक्टिस ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर, यानी वो ट्रेड को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, तो ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सके। तो प्रोटेक्शनिज्म के कारण क्या होता है कि ट्रेड घटता है, प्राइस बढ़ता है, और सब्सिडी देना पड़ता है गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिसेंट ईयर में अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुए हैं, जैसे ब्रेक्जिट, यूएस का विड्रॉल फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, फिर यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट, कोविड-19 पैंडेमिक एंड रसिया यूक्रेन वार, तो ये सभी रीजन्स हैं फॉर कॉल अगेंस्ट, मतलब ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करने का ये सभी रीजन्स हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस टॉपिक में इतना ही कंटेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग MCQ डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी फॉर पेड मेंबर्स। सो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस and if you want such type of MCQs, kindly WhatsApp me on this number. I will provide you the detail. Thank you.